बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे, जहां भी होंगे महफूज होंगे और आजकल जो मौसम चल रहा है उसे एंजॉय कर रहे होंगे। आपको पता है बाहर का मौसम है, कैसी शानदार ठंडी हवाएं चलती है रात को, दिन में गर्मी ये लगती है कि एक नया स्पेल भी दाखिल हो रहा है जो कि आज से 10 तक चलेगा, क्योंकि हमने पहले ही आपको अपडेट किया था कि जो अप्रैल का पहला अशरा है, पहले 10 दिन है, वो इसी तरह से खुशगवार गुजरेंगे और बहुत ज़्यादा गर्मी की शिद्दत आपको बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। तो देखते हैं कि आज से मौसम जो है मजीद हफ्ते का आगाज है तो अच्छी अच्छी बातों से ही करते हैं। देखिए होपफुली आप इसको अच्छे तरीके से इसको रहमत के तौर पर ही एंजॉय करेंगे, जहमत आपके लिए ना बने। और इसके साथ साथ अभी आप देखिए पेट्रोलियम प्राइसेस में भी जो वीकेंड ओवर द वीकेंड जो कुछ हुआ है हमारे सामने था, और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जिस तरह रिलीफ दिया है और उसके बाद की 58 रुपए फिर भी इंक्रीज हुआ है, उसको भी देखना है। लेकिन अली जो रिलीफ मिला, मेरा ख्याल है हमें फोकस उस पर करना चाहिए। जो मिल जाए उस पर खुश होना चाहिए और जो ना मिले चले उसकी बात बाद में करते हैं। और इसके अलावा आपको पता है कि पंजाब भर में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो फ्री कर दी गई है। इसके अलावा जो दीगर सूबे हैं वो भी इस हवाले से इंतजामात कर रहे हैं, प्लानिंग्स चल रही हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक जो वॉर सिचुएशन है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो फ्यूल क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस में फंस चुके हैं बहुत सारे ममालिक, क्योंकि पूरा खित्ता इसके लपेट में आहिस्ता आहिस्ता से आ रहा है। इसके अलावा आज के एक्सप्रेसो में और भी बहुत कुछ है, लेकिन अभी बात करेंगे जो आजकल धमकियां आ रही हैं और वो भी एक सुपर पावर के सुप्रीम लीडर की जानिब से, सदर ट्रंप की जानिब से। और चर्चा आप देख ही रहे होंगे, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है कि कैसी लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है। ईरान अमेरिका जंग की बात करें, 38वां रोज है और अमेरिकी सदर की फ्रस्ट्रेशन आपके सामने। एक तरफ मुज़ाकरा चल रहे हैं, दूसरी जानिब अमेरिकी सदर खुद ही डेडलाइन देते हैं और फिर उसमें तोसी कर देते हैं। गुज़िश्ता रोज भी अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया पर ईरान को नामुनासिब अल्फाज में आबनाए हुर्मुज़ खोलने की धमकी दी और ट्रुथ सोशल पर अपने पैगाम में ट्रंप ने लिखा कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ खोल दे वरना ईरान के ईरानी पावर प्लांट्स और पुलों को एक साथ निशाना बनाएंगे और ईरानियों को जहन्नुम जैसी सूरत हाल में जिंदगी गुजारना होगी। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने यह भी लिखा कि अमेरिका ने F-15 के शदीद जख्मी कर्नल को ईरान के पहाड़ों के अंदर से बचा लिया। ईरानी फौजी बड़ी तादाद में हमारे कर्नल के करीब आ रहे थे। और ट्रंप ने यह भी लिखा कि इस किस्म के जो खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन है कम ही किए जाते हैं। अमेरिका ने ईरान की फ़ज़ा में 7 घंटे गुजारे हैं, जो कि एक गैर मामूली बात है। और दूसरे ऑपरेशन में दिन की रोशनी में उन्होंने अपने कर्नल को बचाया। और फॉक्स न्यूज़ से भी उन्होंने टेलीफोनिक गुफ्तगू की है, जिसमें ट्रंप ने यह दावा किया है कि वो पीर को ईरान से मुआहदा करने में कामयाब हो जाएंगे। जी हाँ, और अगर ऐसा ना हुआ तो ईरान में तेज़ी से सब तबाह कर देंगे और ईरानी तेल पर कब्जा कर लेंगे। और साथ ही अमेरिकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान को दी जाने वाली डेडलाइन का वक्त लिख दिया कि मंगल की रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम। उधर तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी सदर आज ओवल ऑफिस में फौजी क़यादत के साथ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। सदर ट्रंप के बयान पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हुए तो मशरिक़ वस्ता में अमरीकी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाया जाएगा। इस सारी सूरत हाल पर हमने बात करनी है। बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन खान साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले एक चीज़ जो ब्रिगेडियर साहब हर तरफ चल रही है, एक जानिब अमेरिकी सदर जीत के दावे कर रहे हैं, दूसरी जानिब मुज़ाकरात की भी बात चल रही है और साथ ही साथ में नामुनासिब अल्फाज, बल्कि इंतहाई नामुनासिब अल्फाज में ईरान को धमकियां दी जा रही हैं और इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन उनकी नज़र आ रही है। क्या वजह लगती है आपको? मैं अभी इसमें क्या बात करूं, कहने को ये सबसे बड़ी मैच्योर डेमोक्रेसी है और 200 साल पुरानी है और दुनिया को ये मिसालें देते हैं। तो अगर उसका जो सदर है और वो कमांडर इन चीफ भी आर्म फोर्सेस किस तरह की ज़बान इस्तेमाल करता है, तो साफ ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी है। और ये इंडिकेशन है मेंटल स्टेट ऑफ माइंड जो है बेसिकली कि इस वक्त लीडरशिप की क्या हालत है। और ये एक मेजरमेंट भी होती है। दूसरी तरफ आप देखें ईरान ने इस तरीके से कोई ज़बान इस्तेमाल नहीं की और बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से जवाब दिया और अप्रोप्रिएट जवाब दिया। बाकी जो है अभी यूएस में एक बहुत बड़ी डिस्कशन हो रही है। अभी प्रोफेसर जेफरी सैक्स है, यहाँ तुर्किया भी आते रहते हैं, तो उन्होंने ये कहा जी कि अभी बड़ी पावर्स को जंप इन करना चाहिए बिकॉज अभी ग्लोबल पीस जो है वो थ्रेटन्ड है और खुदा न खास्ता चीज़ें बहुत आगे जा सकती हैं। उन्होंने मशवरा दिया जो 2 बड़े ममालिक है, स्पेशली चाइना रशिया, फिजिकली इंटरवीन करें और दुनिया का जो अमन है वो इस नार्सिसिस्ट और फाशिस्ट, 2 अल्फाज इस्तेमाल किए, नार्सिसिस्ट फॉर ट्रंप और फाशिस्ट फॉर नेतन्याहू, कि इनकी जो एम्बिशंस हैं या आप कह दें इनकी बिहास पे जो कुछ हो रहा है
उस पर नहीं कुर्बान किया जा सकता। आई थिंक ये एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट है। बाकी आपने देखा है कि सुपर पावर हो के जिस तरीके से उसको कंटेस्ट किया गया, जिस तरीके से अभी इनकी एयरफोर्स के जहाज गिरना शुरू हुए, तो काफी अजीमत है। अब कुछ खबरें हैं कि शायद पेंटागन और पॉलिटिकल लीडरशिप में बहुत बड़ा डिवाइड क्रिएट हो गया और वहां भी अभी लीडरशिप में मसाइल पैदा हो गए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त इस कर्नल का रेस्क्यू ऑपरेशन था जो पायलट का, आप देखते हैं इसको, ये उनके लिए कामयाबी है किसी सूरत में? 7 घंटे वो कहते हैं कि हम ईरान की फ़ज़ाओं में रहे हैं, उसके बाद हमने दिन की रोशनी में उनको बचा लिया है, तो किसी हद तक एक ऐसा कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है जिसमें बचा लिया गया है जख्मी कर्नल को? देखिए, एक तो आई थिंक ये शायद बॉर्डरिंग रीजन में गिरा था। देयर आर मैकेनिज्म के एवर इन कम्युनिकेशन, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट, क्योंकि अभी वो जख्मी भी है। पहले आपका एक F-18 ईगल जो है वो मारा जाता है, उसमें से पायलट गिरते हैं। एक तो शायद पहले इवैक्यूएट हो जाता है और दूसरे के लिए फिर आप बड़े जहाज भी भेजते हैं, साथ 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं, उनका मलबा भी आपने देखा है पड़ा हुआ है। तो ये किस किस्म का रेस्क्यू ऑपरेशन है? बल्कि इसमें आई थिंक एक और बहुत बड़ा लेसन है कि ये अभी जो ऑपरेशन था शायद जिसको कहते हैं 1 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में हुआ होगा मैक्सिमम। उसके अंदर आपने 30-40 मरीन भी भेजे और उसके अंदर आपकी इक्विपमेंट भी डिस्ट्रॉय हुआ है। बाकी वी डोंट नो, भी पायलट जब प्रेजेंट होता है तो पता चल जाएगा, तो होपफुली मतलब वो ठीक ही होगा। बाकी जस्ट इमेजिन कि अगर बड़ी लैंडिंग होती है, बड़ी कोई लेट्स से बूट्स ऑन ग्राउंड हो, तो क्या हश्र होगा। आई थिंक दैट इज अ लेसन कि ये जो है इंडिकेट करता है कि कितनी कॉस्ट है वॉर की। तो अगर आपने 2 बड़े जहाज भी करवा दिए, 2 ब्लैक हॉक भी गिर गए और फिर आप कह रहे हैं कि हमने खुद उनको तबाह किया, तो आई थिंक दिस इज हाईली आई वुड से कि अनप्रोफेशनल तरीके से ये काम किया गया। बाकी साफ एक दूर दराज इलाका था, ईरान भी कह रहा है कि हर जगह हमारी फोर्स डिप्लॉय नहीं है, वॉलंटियर्स थे, तो उन्होंने फिर लेकिन वो पता नहीं किस तरीके से इसको अपनी कामयाबी करार दे रहे हैं, अब मान लेते हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जिस तरीके से अब ईरान ने रिस्पॉन्ड बैक किया है और ईरानी जो वजारत ख़ारजा है इस्माइल बक़ाई, वो ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो मशरक़ वस्ता में अमरीकी इंफ्रास्ट्रक्चर को उसी तरह का नुकसान पहुँचाएंगे जो वो ईरान को पहुँचा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ईरान उसी स्टेट में रहे जहाँ से ये जंग जिसका आगाज़ हुआ था, और अमरीका को शायद ऐसा नहीं लग रहा था कि ईरान इतनी देर तक अकेला खड़ा रहेगा, लेकिन ईरान अभी तक अपनी बात पर कायम है। दूसरी कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि नॉर्थ कोरिया ने कुछ मिसाइल्स ईरान में पहुंचा दिए हैं, जिसके बारे में स्पेकुलेशन की जा रही है। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो क्या आगे आने वाले दिनों में मजीद वर्स हो जाएगी ये सिचुएशन? देखिए, वॉर टाइम में कोई चीज स्टैटिक नहीं रहती। ये समझते हैं यूक्रेन रशिया लड़ाई में आपको याद होगा काफी लंबी खिंची और ऐसा यूक्रेन की कैपेबिलिटी बिल्ड की गई है। तो साफ ज़ाहिर है अभी ईरान के भी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स तो होंगे, ये तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल वो कोई फ्रेंडलेस है। और दूसरा, लड़ाई में फिर करेक्शन भी होती है। इवन उन्होंने सीखा है, जो लास्ट जून में लड़ाई हुई थी, और वो कह रहे हैं कि हमने इससे काफ़ी सबक हासिल किए हैं। तो साफ ज़ाहिर है वो कैपेसिटी बिल्ड करेंगे और जहाँ से भी मिलता है। साफ ज़ाहिर है अगर आप इसराइल का देखें, जो बड़ी बढ़ते मारे कितने आई थिंक यूरोपियन ममालिक हैं, अमेरिका इसको सपोर्ट करता है इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट, और दूसरी तरफ एक पूरी सुपर पावर अमेरिका लड़ रही है, तो आप ख्याल में जो हरीफ है वो कुछ भी नहीं करेगा। मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ इसमें सच्चाई हो सकती है। अगर ये लॉन्ग रेंज वेपन की बात हो रही है, शायद ICBMs की मूवमेंट की बात है, 15,000 किलोमीटर रेंज है, इसमें तो फिर पूरा यूरोप और कॉन्टिनेंटल यूएस भी रेंज में आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो है एस्केलेशन की तरफ चीजें जा रही हैं। लेकिन आज आई थिंक शाम तक कुछ जो है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो लेट्स से 8-9 बजे के करीब जो चीजें क्लियर होंगी रात को, कि फाइनली जब बैठक होती है इनकी इम्यूनिटी के साथ। तो ब्रिगेडियर साहब, आपने खुद ही इस बात का जिक्र कर दिया, डेडलाइन खत्म हो रही है 8 बजे, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं 10 बजे, और इससे पहले हमने देखा ही है कि उनका बयान जो सामने आया है उसमें मुज़ाकरात का जो है मुमकिन हो पाना बहुत मुश्किल नजर आता है। आपको लगता है कि इनका आपस में कोई ताल्लुक है, या वो एक मैडमैन थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए अपने आप को इस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं जिनके साथ मुज़ाकरात मुमकिन ही नहीं है? यही आई थिंक सबसे बड़ा इशू बना हुआ है। उसमें देखिए, पाकिस्तान ने स्टेप इन किया, तुर्किया है, मिस्र है और सऊदी अरेबिया है, और फिर किसी हद तक चाइना है, एंड आई एम श्योर रशियन भी दे वुड लाइक टू फिनिश इट ऑफ, कि इस पर डिप्लोमेटिक एफर्ट जो है वो उसको फिर मुश्किलात पेश आती हैं। उसकी वजह यही है कि एक तो जो इनका मर्क्यूरियल कॉन्डक्ट है ट्रम्प साहब का, और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आई थिंक कुछ और रिपोर्ट्स आ रही हैं जो आई थिंक मीडिया में डिस्कस नहीं हुई, कि इंडिया का जो रोल रहा अंबानी अडानी का एप्स्टीन फाइल का, और उसके बाद जो इजराइल का ज़ायनिस्ट लॉबी का रोल था। तो बेसिकली जो लोग कह रहे हैं नेतन्याहू की वॉर है, ब्लैकमेलिंग के तहत ट्रम्प को आगे किया गया है, और वो इसलिए उसकी इतनी तैयारी भी नहीं थी, आपने एजेंसी में ये काम किया।
उस वजह से भी आप भुगत रहे हैं। तो स्ट्रेटेजिक गलतियां शुरू में आप करें, बड़ा मुश्किल होता है टेक्निकली रिकवर करना, ये जहाज पायलट रिकवर करना, ये बड़ी छोटी चीजें हैं। असल चीज ये है कि क्या अमेरिकन मिलिट्री पावर जो है वो डेंट नहीं होगी, क्या इजराइल का जो ऑरा था हेजेमनी का वो खत्म नहीं हो रहा। ये आई थिंक दो बहुत बड़े शॉक्स हैं वॉर के बाद। हाँ, तो सवाल यही उठता है ब्रिगेडियर साहब कि इस सारी सिचुएशन में नेतन्याहू कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे, यही वजह बनती है। जी, और ये मैं ऐड करता चलूं कि जब जो कोई कार्रवाई की गई है अमेरिका की जानिब से वो नेतन्याहू के इमा पर ही की गई है। ये 100%, इसीलिए तो आई थिंक ये वॉर देखें अनपॉपुलर है इवन विद इन यूएस। वॉर का देखिए एक मकसद होता है, इट्स नॉट ओनली कि शूटिंग ईच अदर, वो होता है कि आपने दूसरी साइड की जो विल है वो ब्रेक करनी है या बेंड करनी है, जिसमें अवाम भी शामिल है और लीडरशिप, मतलब अल्टीमेट यही होता है। फिर आपने साथ नेगोशिएट करना है। उसमें भी आप देखें कि पब्लिक ओपिनियन कहाँ पे बेंड हो चुका है। क्या अमेरिका और इजराइल में बेंड नहीं हुआ? और अगर आप ईरान को देखें तो उधर मतलब बेसिकली कम है इसका इम्पैक्ट है। इस तरह लीडरशिप का आप कंडक्ट देख लें कि कौन लक्ष्य सही बात करता है, हु इज गॉन बॉन्कर्ड। अभी इजराइल के अंदर से काफी सारी खबरें नहीं आती, लेकिन जो इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि अभी 1 करोड़ बंदा 1-1.5 महीने से सोया ही नहीं सही तरीके से, टॉयलेट्स ओवरफ्लो कर रहे हैं। बंकर्स में आप देखें कितना अर्सा गुजार लेंगे। पहले तो होता था चलें जी 1-2 मिसाइल, अभी तो इट्स कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। और वहाँ पे एक विल क्रम्बल कर रही है। फिर वो भी एक आई वुड से नेतन्याहू खुद आपको पता है कि उसको कन्विक्ट किया जाना है, एक मुलजिम है, उसके ऊपर केसेस हैं। इस तरीके से यहाँ पे एप्स्टीन फाइल खुली हुई है। मेरे ख्याल में इट्स अ वॉर बॉर्न आउट ऑफ ज़ायनिस्ट प्रेशर, और उसका फिर साफ ज़ाहिर लॉस होगा। बिकॉज इसमें अमेरिकन कॉज क्या है, क्या क्योस करना, यहाँ पे तबाही फैलाना, दिस वाज द कॉज। तो मेरे ख्याल में दैट्स व्हाई ये वॉर ना इंटरनेशनली पॉपुलर है और ना डोमेस्टिकली पॉपुलर। तो ब्रिगेडियर साहब, सिचुएशन जो अभी तक बन गई है, जिस तरीके की बनी है, और जिस तरह से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अब खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, बल्कि गालम गलोच पर उतर आए हैं और बार बार वो यही कह रहे हैं कि ईरान को बिल्कुल तबाह कर देंगे, पत्थर के ज़माने में ले जाएंगे, तो क्या अमेरिकी सदर को रोकने वाला कोई नहीं है? क्योंकि जंग की सूरत में भी जो इनोसेंट पब्लिक होती है उसे टारगेट करना जो है वो दुरुस्त नहीं है, और आलमी कवानीन भी यही कहते हैं। लेकिन सदर ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया जाएगा और उसी तरीके से वापस इनको स्टोन एज में ले जाएंगे। तो आलमी इदारे इस पर इतने खामोश क्यों हैं, और आपको क्या लगता है कि आगे कितना टाइम मजीद लग सकता है कि वो इस शख्स को कंट्रोल करें जिसकी वजह से ये इतनी खिते में तबाही हो रही है? बेसिकली इसको एस्केलेशन ट्रैप भी कहते हैं। फिर लोग कह रहे हैं कि अपने नार्सिसिस्ट आइडियाज में फंस गए हैं, और वो रेजोनेट करता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ। बाकी जो है अगर आप देखें, अगर आप बहुत टाइम में अपने 12 जनरलों को सैक करते हैं डिफरेंट लेवल, इसमें एयरफोर्स नेवी के हैं, उसके अलावा आर्मी के हैं, तो वो क्या इंडिकेट करता है? क्या ये वॉर जो बड़ी सक्सेस से आगे चल रही थी? क्या इसकी ट्रैजेक्टरी ठीक है? तो दैट इंडिकेट्स कि वहाँ पे इश्यूज हैं जो पेंटागन है और पॉलिटिकल। फिर पीट हेगसेथ का कंडक्ट है, इज अ रिटायर्ड मेजर, रैंक तो खैर कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी मतलब कोई अक्ल होनी चाहिए। टैटू उसने बनाए हुए हैं, और उसके बाद जो है वो जैसा गुंडा होता है इस तरीके से बातचीत करता है। ये इस तरीके से लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाती। बाकी यूरोपियन यूनियन में आप देख लें, फ्रांस के सदर का मजाक किया गया, बरतानिया के सदर का, तो ये क्या इंडिकेट करता है? इट मीन्स कि आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, यू आर लूजिंग द वॉर। और देखिए अल्टीमेटली आपने एंड स्टेट देखनी है। ये ठीक है, बीच में बातें, यू हैव पावर, आई अंडरस्टैंड कि यू आर अ हाइपर पावर, मिलिट्री है, पैसा है, डिस्पाइट के 39 ट्रिलियन डॉलर का लोन है आप पे, तो आप ठीक है, आप इनिशिएट तो कर सकते हैं, लेकिन उसको एंड उस तरह नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात है कि आज मिडिल पावर्स को एक हौसला दिया ईरान ने कि अगर आप डट के खड़े हो जाए तो सुपर पावर आपका उस तरीके से बिल्कुल। और इसी वजह से ब्रिगेडियर साहब अब साबिक सुपर पावर के नाम से उन्हें पुकारा जाने लगा है इस वॉर के बाद। अच्छा, ये बताइएगा कि एक थ्योरी और भी है, वो ये कि तेल के ज़खायर ख़त्म होने की वजह से बुनियादी तौर पर ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं जिसमें ख़ित्ता इसकी लपेट में आ जाए, एशिया को जो है वो धकेल दिया जाए माजी में, और उनकी तरक्की को किसी तरह से रोक दिया जाए, मिडल ईस्ट को रोक दिया जाए, और ख़ुद अपने ख़ित्तों तक महदूद हो जाए जिस तरह से नॉर्थ अमेरिका है। तो आप इस थ्योरी को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? इसमें देखें 2-3 चीजें हैं। एक तो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट में एक क्योस थ्योरी है बकायदा, स्ट्रेटेजिक क्योस थ्योरी, जो बेसिकली तो इट इज फ्रॉम मैथमेटिक्स, लेकिन वो बिलीव कर स्पेशली नियोकॉन्स कि आप जाएं बिकॉज आपके पास पावर है, आप उड़ा दें चीजों को, एंड देन यू सेटल, फिर आप देख लेंगे बिकॉज यू हैव हाइपर पावर। अच्छा, ये पहले तो इस्तेमाल हुई है इराक में, लिबिया में, अफगानिस्तान में, लेकिन अल्टीमेटली हम देखें उन मुल्कों के साथ क्या हुआ, मतलब लाखों लोग उसमें मारे गए और डिस्ट्रक्शन
दे केम विद द सेम आइडिया कि हमने मजदूरों के साथ कर लिया, इधर भी कर लेंगे। डेफिनेटली एनर्जी ग्रैब और आई वुड से इंपीरियलिज्म है नया, ये कॉलोनियलिज्म का एक नया सिलसिला शुरू हो रहा है, उसमें एक एफर्ट की गई है। साफ दे डोंट बॉदर के गल्फ में जो हमारे आप इतने डेवलप इलाके थे उनको तहस नहस हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक क्या स्ट्रेटजी के तहत दे थॉट के दे विल बी एबल टू कंट्रोल। लेकिन दुनिया देखें फ्रीज नहीं हो जाती। आप ख्याल में चाइना जो है उसमें से कुछ नहीं सीख रहा, रशियन जो है वो नहीं देख रहे, इसके अलावा जो मिडल पावर्स हैं। तो अल्टीमेटली आई फील दिस इज द लास्ट शॉट ऑफ दिस सुपर पावर, और उसके बाद डिक्लाइन का स्टार्ट हो जाएगा। जो चीजें नजर आ रही हैं और अभी भी एक्सट्रिकेट नहीं करते तो बड़ी हजीमत के साथ ये निकलेंगे इस लड़ाई से। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार असम खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। जो ईरान अमेरिका वॉर है उसको हम डिस्कस कर रहे थे, अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। मुलाकात का वक्त है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी बासलाहियत और बाअसर पाकिस्तानी शख्सियत से जो नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए आलमी सतह पर कोशा है। जी हम बात कर रहे हैं सबिहा शाहीन की, जो हाल ही में कॉमनवेल्थ अलायंस ऑफ यूथ वर्क एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गई हैं और ये एजाज़ हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी है। ये सिर्फ एक ओहदा ही नहीं है बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, जहां वो 56 कॉमनवेल्थ ममालिक के नौजवानों की नुमाइंदगी करने वाले प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की आवाज़ बनेंगी। और अगर हम उनकी खिदमात की बात करें तो सबिहा साहिबा जो हैं वो ना सिर्फ वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम में नेशनल एडोलेसेंट एंड यूथ पॉलिसी की फोकल पर्सन है, बल्कि वो बरगद की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर भी नौजवानों की तरक्की के लिए नुमाया किरदार अदा कर रही हैं। उनकी अनथक मेहनत और विजन का एतराफ़ आलमी सतह पर भी किया जा रहा है, जिसकी बिना पर उन्हें कॉमनवेल्थ यूथ वर्कर्स अवार्ड 2026 से भी नवाजा गया है। मजीद इस अवार्ड के हवाले से, उनकी कामयाबियों के हवाले से उन्हीं से बात करते हैं। इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सबिहा साहबा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, इतना बड़ा अवार्ड आपको मिला है। जिस तरह से ये सफ़र अभी तक आपने जारी रखा, इस सफ़र के हवाले से मैं बताइएगा। जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने यूथ की बात को वक्त दिया है, क्योंकि हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे 68% जो है वो नौजवान है हमारे मुल्क में, जो कि खुशाइन बात है, और हम एक ऑरेंज कंट्री हैं। जहाँ तक बात है जी, मैंने पूरी ज़िंदगी यूथ के लिए काम किया। मैं ज़ाहिर है अब इस वक्त यूथ नहीं हूँ, और ये भी एक सवाल उठता है कि मैं अब यूथ नहीं हूँ और यूथ की नुमाइंदगी कर रही हूँ। मैं यूथ की नुमाइंदगी नहीं करती, मैं यूथ वर्कर्स की नुमाइंदगी करती हूँ, क्योंकि एक यूथ है और वो यूथ अपनी नुमाइंदगी करता है, लेकिन मैं उन लोगों में शामिल हूँ जिन्होंने पूरी ज़िंदगी यूथ के लिए काम किया। तो हमारे लिए जो टाइटल होता है वो यूथ वर्कर्स का होता है या यूथ डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स का होता है। तो मैंने चूँकि बहुत यंग एज में बरगद के साथ फाउंडिंग मेंबर भी मैं हूँ उसकी, और काम शुरू किया, तो पूरी ज़िंदगी यूथ के लिए काम करते गुजर गया। मुझे लगता है कि ये इस वक्त बड़ा अच्छा मौका है। मुझे खुशी है कि मैं पाकिस्तान को और पाकिस्तानी नौजवानों को और नौजवानों के साथ काम करने वाले लोगों को कॉमनवेल्थ में, जिसमें कि 56 कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे एक नुमाइंदगी करूँगी। और मेरा ख्याल है ये भी एक अच्छी बात है कि पहली दफ़ा एक इस तरह का मौका मिला है पाकिस्तान को। तो आपने बड़ा सही कहा कि ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। जिस दिन से ये हुआ है मैं मुसलसल सोच रही हूँ कि मैं अब इस तरह की जिम्मेदारी इस तरह से निभाऊँ ताकि आइंदा भी लोगों के लिए रास्ते खुलें। बिल्कुल ऐसी बात है। सबिहा साहब, हम देखते हैं कि यूथ जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमनवेल्थ की तरफ अगर देखती है तो स्कॉलरशिप्स, फेलोशिप्स, क्योंकि अभी तक उनका जो है एक जिसे कहते हैं कि बैकग्राउंड ऐसा नहीं होता है कि जिसमें वो बहुत अच्छी पोस्ट संभाल सकें। जी बिल्कुल। तो तजर्बे के लिए वो चाहते हैं कि कुछ ऐसे सिस्टम्स मौजूद हों पहले से ही, जहाँ वो जाएँ और उनको फेलोशिप्स मिलें और काम करें। वो ऐसी फेलोशिप्स के हवाले से, स्कॉलरशिप्स के हवाले से क्या जी मेरा ख्याल है मैं डेफिनेट इस पे काम करूँगी। मैं बताती चलूँ कि इस वक्त हमारी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान में PMYP भी है, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम भी है, जो कि बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। और उसके बाद बड़ी एक खुशाइन बात है कि 2026 का जब आगाज़ हुआ तो हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने 2026 को ईयर ऑफ यूथ करार दिया, और मैं समझती हूँ ये भी एक बहुत अच्छा कदम था। लेकिन अब ये एक अच्छा कदम ज़ाहिर है एक लीडरशिप ने तो अनाउंस करना होता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी शायद इसके ऊपर तेज़ी से प्लानिंग करने की ज़रूरत है, जो कि यूथ अफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जिम्मेदारी है, मिनिस्टर साहब जो है उनकी जिम्मेदारी है। आई एम श्योर वो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, लेकिन शायद इसको तेज़ी से करने की ज़रूरत है, ताकि हम दिसंबर में ये बता सकें कि अगर 2026 को ईयर ऑफ यूथ करार दिया गया था तो इस साल में नौजवानों के लिए क्या किया गया है। आई नो कि बहुत सी स्कीमें आती हैं, बहुत सारा कुछ होता है, लेकिन शायद उन सारों को इकट्ठा करके यूथ अफेयर डिपार्टमेंट के अम्ब्रेला के तहत लाना होगा। फिर ये बता सकेंगे कि हमने क्या किया है। क्योंकि आई नो इस वक्त लोन स्कीम चल रही हैं, स्कॉलरशिप स्कीम चल रही हैं, लड़कियों के लिए अलग स्कीमें चल रही हैं, लड़कों के लिए चल रही हैं, इवन रिलीजियस मिनॉरिटी के लोगों के लिए चल रही हैं। बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन इनको इकट्ठा करने की जरूरत है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, आपने बड़ी अहम बात की है
कि हमारे अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होती हैं, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो नौजवानों तक पहुंचती नहीं है। एक बात। खैर, अब सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत से नौजवान जो हैं वो ये जान सकते हैं अगर वो कोशिश करें, और जानते भी हैं। दूसरी एक बड़ी अहम बात होती है, वो मैं नेशनल लेवल पे भी करना चाहती हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे, जो एक सवालनामा आता है ना, या जो एक फॉर्म आता है जिसको फिल करके नौजवान ने आगे बढ़ना होता है। अच्छा, समटाइम्स वो फॉर्म इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि आम नौजवान उसको फिल नहीं कर पाता। अच्छा, बरगद की मैं बात करूँगी, चूँकि हमें काम करते हुए 28 साल मुझे हो गए हैं, हम ये इस तरह की चीज़ें करते हैं, इन पर्सन भी, ऑनलाइन भी, और हमने अब छोटे छोटे ट्यूटोरियल भी बनाने शुरू कर दिए हुए हैं कि जिसमें हम लोगों को बताते हैं कि आप सवाल किस तरह से पढ़ें और उनको फिल करें। मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकती, मैं कुछ इंटरनेशनल इस तरह के कम्पिटिशन्स हैं, मैं उनकी जज भी हूँ, लेकिन चूंकि मेरे पे भी कंपल्शन है कि जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता मैं अनाउंस नहीं कर सकती। तो मुझे वो मैं जब वो सवाल पढ़ रही थी, बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है, मैं उसकी एक जज हूँ, तो जब लोग पूरी दुनिया से उसमें नौजवानों ने अप्लाई किया, और मेरे पास अफ्रीका के नौजवान थे जिनको मैंने जज करना था, तो वो आपको पढ़ते हुए अंदाज़ा होता है कि अच्छा, नौजवान अपनी की हुई चीज़ों को, जो उन्होंने काम किया होता है, जब उसको सही तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाते तो वो बात नहीं बनती। एग्जैक्टली, ये बड़ा अहम टेक्निकल पॉइंट है कि नौजवान अपने काम को प्रेजेंट कैसे करें। ठीक, और उसके लिए बरगद डेफिनेटली काम भी कर रहा है, सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। क्यों ज़रूरी है सबिया साहिबा आलमी सतह पर पाकिस्तान के ख़ास तौर पर नौजवानों की एक तो नुमाइंदगी, और दूसरा ये कि यूथ वर्क जो है उसको लेकर आपने कहा कि पाकिस्तान में डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उनको एक अम्ब्रेला के नीचे लाना पड़ेगा। मज़ीद इस शोबे को मजबूत बनाने के लिए आपको क्या लगता है कि कौन कौन से ऐसे इक़दाम हैं जो करने चाहिए? जी, मैं सबसे पहले तो कहूँगी कि बजट लाना चाहिए। ठीक है, हम यूथ की बात करते हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी यूथ की बात करती हैं, हुकूमतें भी करती हैं, और लोग भी करते हैं, लेकिन अगर आप आज देखें कि जितने भी हमारे यूथ अफेयर डिपार्टमेंट हैं पाकिस्तान के अंदर, 4 सूबों में हैं, 2 रीजन में हैं, आप उनका बजट निकालें, आपको पता चल जाएगा हम नौजवानों पे कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, जब तक हम इसके साथ इन्वेस्टमेंट नहीं लाएंगे, बजट नहीं लाएंगे, तो हम कैसे कहेंगे हम नौजवानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। देखिए, ज़ुबानी कलामी तो हम कहें कि नौजवान हमारा असासा है, वो असासे के लिए हम कर क्या रहे हैं। अच्छा, अब इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, यूथ का सब्जेक्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अब हुकूमतें कहेंगी कि हम एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं और वो सारा नौजवानों पे खर्च होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। स्किल डेवलपमेंट इस वक्त पाकिस्तान के अंदर उस पर काफ़ी काम हो रहा है। अच्छा, वो भी नौजवान हैं, नौजवानों के लिए हो रहा है। इसके अलावा हेल्थ के लोग अगर बात करते हैं, मसला ये है कि सारे चंक्स में नौजवानों के ऊपर खर्च हो रहे हैं, लेकिन अगर हम कहें कि कहीं कंसोलिडेटेड नौजवानों के लिए क्या हो रहा है और उसके लिए क्या बजट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है। अब एक बड़ी अहम बात है, हम बात करते हैं, जब एजुकेशन की बात भी कर लेते हैं, हेल्थ की बात भी कर लेते हैं, हम यूथ इंगेजमेंट की बात नहीं करते। यूथ इंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मेरा ख्याल है यूथ अफेयर डिपार्टमेंट का काम। बिल्कुल ठीक है। आप फंडिंग की बात करती हैं, अगर हम पाकिस्तान के एतबार से देखें तो ठीक है, आप जानती हैं हमारे मसाइल हैं, लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं ब्रेग्जिट हुआ, फिर US एड रोल बैक हुआ, बहुत से ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही थी उन्होंने भी फंडिंग कट की है। जी बिल्कुल। तो इस वक्त कॉमनवेल्थ की क्या सूरत हाल है? देखिए, फंडिंग की बात आपने बिल्कुल ठीक की है, वो सारी की सारी पाकिस्तान में श्रिंक हो चुकी है। ज़्यादातर वो सिविल सोसाइटी NGOs को मिलती थी, तो उनके तो बहुत बुरे हालात हैं। कॉमनवेल्थ भी उसी में आता है, उसकी फंडिंग भी बहुत कम हो गई है, लेकिन स्कॉलरशिप मौजूद है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपके तवज्जो से, और हो सकता है बहुत सारे नौजवानों की इससे फ़ायदा हो। हमारे पास आज भी फॉर एग्जांपल हंगरी गवर्नमेंट है, वो पाकिस्तान के नौजवानों को स्कॉलरशिप देती है। मेरा दिल दुखता है, हर साल वो स्कॉलरशिप खाली जाती हैं, मतलब कुछ लोग जाते भी हैं लेकिन बहुत सारे वेस्ट जाते हैं। अब अगर उसमें नौजवान भी कदम बढ़ाएं, जो कि बढ़ाते हैं, मैं तो उनके एडवोकेट हूँ, और उसके बाद बाज़ का छोटी छोटी प्रोसीजरल चीज़ें होती हैं जिनके अंदर वो बच्चे फंस जाते हैं कि अच्छा HEC से ये चीज़ चाहिए, फलां से ये चाहिए, तो वो जो एक फैसिलिटेशन है वो नहीं मिलती, वो होनी चाहिए। और अगर वो होगी तो डेफिनेटली ये जो हमारी यूथ है इंतहाई टैलेंटेड है। देखिए जी, टैलेंटेड है हमारे जितने लोग, हमारे नौजवान जितने मेहनती हैं, जितने लायक हैं, जितने नंबर लेते हैं, बिल्कुल यकीन कीजिए दुनिया में इस तरह ऐसा है। बिल्कुल हम उनके साथ ज्यादती करते हैं। बिल्कुल ऐसा है। बहुत शुक्रिया। सबिया शाहीन साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, उनकी जो ओवरऑल जर्नी है उस पर हम बात कर रहे थे। अभी एक्सप्रेसो में वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। वेलकम बैक। अब शामिल करते हैं सेगमेंट निकले तेरी तलाश में। वैसे मुस्तंसर साहब की जो किताबें हैं, निकले तेरी तलाश भी उनमें से ही एक है, और आज जिस पर बात हो रही है वो भी उनका एक नावल है बहाव, जिसका तर्जमा हो चुका है टर्किश ज़बान में, चाइनीज़ ज़बान में और इंग्लिश में भी, और मुख्तलिफ जगह पर पढ़ाई भी जाती है। तो अक्सर वो इस सेगमेंट में अपनी किताबों के बारे में बात कर रहे होते हैं। आज देखते हैं वो बहाव के बारे में क्या कह रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकली तेरी तलाश में। मुस्तनसर हुसैन तार साहब का जो नावल बहाव है उसका शुमार उर्दू अदब के बड़े नावलों में किया जाता है और उसमें उस नावल के अगर हवाले से देखें तो उसमें कदीम तहज़ीब का हमें एक पस मंज़र नज़र आता है। उसके अंदर जो ज़ुबान है वो बहुत ही मुख्तलिफ है और ऐसे लगता है जैसे ईजाद की गई है और उसके अंदर जो तहकीक है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है। फिर डायलॉग्स हैं और वो तमाम जो नावल बहाव है उसमें फ़ितरत बतौर मरकज़ी किरदार की नज़र आती है। बहाव के अंदर अगर हम देखें तो उसमें इंसान और उसकी जो बका की कशमकश है उसके हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वो उसका इज़हारिया है। और जो तहज़ीबी शऊर है यानी तहज़ीबें कैसे पनपती हैं और तहज़ीबें कैसे फ़ना होती हैं, उसमें दरियाओं का क्या किरदार है, दरियाओं का नोहा जो है वो लिखा गया है बहाव में। किस तरह तहज़ीबें जो हैं आहिस्ता 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 खोखली होती हैं। बहुत ही खूबसूरत मंजर निगारी है, बहुत ही खूबसूरत नावल है और बहाव का जो उर्दू अदब के बड़े नावल्स में शुमार होना है, इसी मुनासबत से इसी हवाले से उसका जो तर्जुमा है वो मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में हुआ और हाल ही में तुर्किश जो ज़ुबान है उसमें भी उसका तर्जुमा हुआ। हमारे साथ इस वक्त मुस्तनसर हुसैन तार साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तार साहब। बहाव नावल की जो पजीराई है उसका जो सिलसिला है वो जारी है, यानी जब से हम देखते हैं कि बहाव नावल शाया हुआ उस वक्त तो उर्दू कारीन में बहुत ज़्यादा उसकी पजीराई हुई, लेकिन उसके बाद अंग्रेज़ी में और मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में जिस तरह उसके तराजिम हुए और फिर चाइनीज़ में उसका तर्जुमा हुआ, चीनी ज़ुबान में। तो तार साहब अभी जो तुर्किश ज़ुबान में इसका तर्जुमा हुआ है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? और दूसरा जो उसका मतन है, यानी एक राइटर से बेहतर तो नावल का मतन कोई नहीं समझता। मसला ये है कि आप तुर्किश ज़ुबान भी तो नहीं जानते, तो आपको कैसे कोई आइडिया है कि वो अपने मतन के करीब है ये जो बैनुल अक़वामी तराजिम हो रहे हैं? मैं समझता हूँ कि जिस तरह इंसानों के नसीब होते हैं इस तरह किताबों के भी नसीब होते हैं। तो बहाव के नसीब अच्छे थे, वरना मैं समझता हूँ कि राख या खसो खाशाक ज़माने किसी तो और कम नहीं है। लेकिन बहाव का शायद पैटर्न ऐसा था जो आज तक किसी ने उस हवाले से ना रिसर्च की थी, ना लिखा था, ना वो ज़ुबान क्रिएट की थी। और ये जितने तराजुम हो रहे हैं इन सब का क्रेडिट जो है वो डॉक्टर मोहम्मद सफ़ीर आवान को जाता है। ओके, हेड ऑफ डिपार्टमेंट लैंग्वेजेस के, इंग्लिश में PhD हैं। तो पिछले को 20 साल से वो सिर्फ मुझ पर रिसर्च कर रहे हैं, मुख्तलिफ नावल्स के हवाले से अंग्रेज़ी में लिखते हैं। उनकी किताब भी जो मेरे नावल्स हैं उनका डिटेल तनकीदी जायज़ा, वो भी किताब छप चुकी है, वो अंग्रेज़ी में है और वो मज़ामीन मुख्तलिफ इंटरनेशनल जरीदों में भी शाया हुए हैं। तो जब एक पैटर्न सेट हो गया, उसका नाम सॉरोज़ ऑफ सरस्वती, जो पहला एडिशन आया अंग्रेज़ी में, चुनाचे ये इसी के, बल्कि आपको शायद याद होगा कि एकेडमी ऑफ लेटर्स को इनविटेशन आती है ना कि भाई आप अपने किसी अदीब को नोबेल के लिए नामजद करें। जी जी। तो ये नहीं है कि आप किसी बड़े अदीब को ही करते हैं या क्या है, आपके पास जो भी जिस किस्म के होते हैं और नामजद कर देते हैं, 50-60 मुल्कों को जाती है इन्विटेशन। तो ये जो सॉरोज़ ऑफ सरस्वती थी इसको बेस बना के मेरा नाम भेजा गया। तो ये जब छप गई है तो उसके बाद ज़ाहिर है कि इसकी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हुई, यूरोप में तो ख़ासी पजीराई हुई, वहाँ पे मुख्तलिफ लिटरेरी सर्कल्स में ये डिस्कस हुआ। लेकिन मुझे जो खुशी हुई सबसे ज़्यादा वो था इसका चाइनीज़ एडिशन। अच्छा। और चाइनीज़ एडिशन जो है बहुत खूबसूरत छपा है और चाइनीज़ वैसे भी खूबसूरत ज़ुबान है ना, उसमें इट जस्ट लुक्स लाइक ए पीस ऑफ आर्ट। जी ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। और ये अंडर द हेडिंग है द एशियन क्लासिक लिटरेचर। ओके। यानी उन्होंने एशियन क्लासिक लिटरेचर के तहत इसको छापा है। और अब जो ये बीजिंग से छपी और अब लेटेस्ट जो आई है ये सिबेल बेराम ने की है, टर्किश स्कॉलर है, और ये छपी है इस्तांबुल से। ठीक। अब ये कहाँ तक मतन के करीब है, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। और मैं ये सोचता हूँ कि जिन लोगों ने इसको तर्जमा किया, मतलब जो चाइनीज़ तर्जमा कर रहा है,
वो क्या सोच रहा है इसके बारे में, इस नावल के बारे में। सही। और उसके बाद जो लोग इसे चाइनीज़ में पढ़ेंगे, ज़ाहिर चाइनीज़ होंगे, या टर्किश में पढ़ेंगे जो टर्क, तो वो इसको किस तरह, मुझे ज़्यादा तजस्सुस इस बात पे है कि उनका रिएक्शन क्या है। क्या ये नावल, ऑब्वियसली हर मुल्क के नावल्स का एक पैटर्न होता है ख़ास, जैसे राग का एक पैटर्न है जो पाकिस्तानी पैटर्न है, तो इसी तरह चाइनीज़ का भी होगा, टर्क्स का भी होगा, यूरोप का तो है ही। तो वो इसको किस तरह कंसीव करते हैं। चुनाचे ये मैं कतई तौर पे, मैं तो ट्रांसलेटर्स को भी नहीं जानता ये जो चाइनीज़ है, मैं कतई तौर पे मैंने ज़रा चेक किया कि ये भाव के अलावा भी कुछ और हो सकता है। सही। लेकिन ये कहीं कहीं मेरा नाम आता है, अच्छा, या कोई जो कैरेक्टर है उसका को अंग्रेज़ी में, तो उससे ज़ाहिर होता है कि ये बात। और मैं समझता हूँ कि मैं जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि ये किताब की खुश नसीबी होती है कि वो इतनी वास्ट स्केल पे इसका तर्जुमा किया जाए। और मेरे लिए तमाम, मसलन ये जब टर्किश तर्जुमा आया तो मेरा ख्याल है कि जो भी अवार्ड्स वगैरह मुझे मिल चुके हैं या जो अनाउंस हो रहे हैं, उन सब से ज़्यादा मेरे लिए एजाज़ ये है कि ये बहाव इन ज़ुबानों में तर्जुमा हुई। बहुत बहुत शुक्रिया तार साहब। नाजरीन, बात यह है कि जो चीनी ज़ुबान है, या अंग्रेज़ी ज़ुबान है, या तुर्किश ज़ुबान है, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में भाव का तर्जुमा हुआ, उसकी पजीराई भी हुई। और अगर आपने नहीं पढ़ा उर्दू में तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए भाव नावल। उसकी एक वजह यह भी है कि ये हमें मुतनब्बे करता है, ये हमारे लिए एक वार्निंग है। जहाँ आप देखते हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से हम वार्निंग देखते हैं, बामे अर्ज़ की बाज़ गश्त जो है उसको एक सिलसिला है जो कि हमें ये इंतबाह देता है, हमें ये मुतनब्बे करता है कि हम अपने आने वाली नस्लों के हवाले से कि क्लाइमेट चेंज जो है वो किस तरह बतदरीज पूरी तहज़ीब, बड़ी बड़ी तहज़ीबों को अंदर से खोखला कर देता है और तहज़ीबें फ़ना हो जाती हैं। उसके हवाले से बहाव जो है वो इसलिए पढ़ना ज़रूरी है ताकि हमारे अंदर हसासियत पैदा हो कि नेचर का एहतराम कैसे करना है, फितरत का एहतराम कैसे करना है, और जो बहाव है, दरियाओं का जो बहाव है उसका एहतराम कैसे करना है। इस हवाले से बहाव जो है ये नावल ज़रूर पढ़िएगा। अगले हफ्ते मुस्तनसर हुसैन तार साहब के साथ किसी नए सवाल के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। इस घंटे में भी आपके साथ शेयर करने के लिए, डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अभी इस घंटे का आगाज़ करते हैं कि इस दौर के हवाले से कुछ बात करें जो बड़ा ही बेयकीनियों का दौर है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जंग के साए गहरे होते जा रहे हैं और जो ईंधन की कीमतें हैं वो आम आदमी की पहुँच से दूर होती जा रही हैं। बेरोज़गारी नौजवानों के ख्वाब निगल रही है। और दूसरी तरफ अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, यानी AI की बात करें, तो वो दुनिया को बदल रहा है। लेकिन इन सब हालात के बीच एक सवाल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है? वो ये कि क्या हम खुद को भूल तो नहीं गई इस सारे मामलात के अंदर घिर कर? क्या हम अपनी जहनी और जिस्मानी सेहत का ख्याल रख पा रहे हैं, या हम खबरों, महंगाई और परेशानियों के बोझ तले दबकर खुद को नज़रअंदाज कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं? क्योंकि सच तो ये है कि अगर इंसान खुद मजबूत ना हो तो वो किसी भी मुश्किल का मुकाबला नहीं कर सकता। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे उन तमाम चैलेंजेस की, लेकिन सबसे बढ़कर बात होगी कि हम अपनी सेहत, अपनी सोच और अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं ताकि हम न सिर्फ उन हालात का मुकाबला कर सकें जिनमें से हम गुजर रहे हैं, बल्कि एक मजबूत इंसान के तौर पर भी उभर सके। इसी हवाले से हमने बात करनी है। इंतहाई पर्टिनेंट गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, फिटनेस एक्सपर्ट हैं मारिया खान, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मारिया, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच एक्सप्रेसो टीम। और अभी जो हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से अगर हम बात करें, बड़ा कुछ हो रहा है मल्टीपल फ्रंट से। अगर आज कुछ साल पहले ही देखें ना, हम अपने माँ बाप को देखें, एक जनरेशन पीछे चले जाएं, हम उस दौर में थे जहाँ पे हमारे पेरेंट्स को पता था आगे ज़िंदगी में क्या होना है, क्या पढ़ाई करनी है, शादी करने हैं, बच्चे पैदा करने हैं, और सिंपल एक स्टैंडर्ड ज़िंदगी थी। उनको पढ़ाना है, उनकी शादी करनी है, और ये सिलसिला चलता रहेगा। मगर दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री कि हमें नहीं पता, साल छोड़े, हमें ये नहीं पता अगले
6 महीने भी बहुत ज़्यादा होते हैं, अगले 3 महीने बाद दुनिया के हालात क्या होंगे। हम में से किसी ने सोचा था कि रमज़ान के महीने में एक ऐसी जंग छिड़ जाएगी और वो जंग इतनी मैसिव हो जाएगी कि 20-22 मुल्क उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, और उसका हिट अभी हमें 2-3 दिनों पहले मिला है कि वो हम तक भी पहुंच जाएगी। तो हम तो बिल्कुल एक ख्वाब गफलत में हम सोए हुए चलते जा रहे थे, बिल्कुल ख्वाब गफलत में। तो और बिल्कुल ठीक कह रही मारिया। अब हमें ये भी बताइएगा कि आपने हमारी पिछली जनरेशन का जो है तस्करा किया, जिक्र किया। हम देखते हैं कि जो खासकर अगर अमेरिका की बात करें तो वो अपनी उस पौध को बहुत शुक्रिया अदा करती है जिन्होंने जंग अजीम दोम लड़ी और फिर दुनिया में इस्तेहकाम पैदा हुआ, लेकिन उसके बाद जो आने वाली पौध थी वो जो कुछ कर रही है वो हमारे सामने ही है। तो आपको लगता है कि ऐसे केस में लोग फिटनेस शायद इतने फिट ना रहें ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, लेकिन जो काम करते हैं वो बेहतर होते हैं, तो किस तरह से लेकर चलना चाहिए अपने आप को इस दौर में? एब्सोल्युटली, मैं यही बताना चाह रही हूँ कि अब ये जो सारा सिनेरियो है, एक तरफ हम देखें जंग जिस तरफ चली गई है, दूसरी तरफ हम देखें प्राइजेस की स्पाइक आ रही है। पेट्रोल की स्पाइक का मतलब है खाने पीने की चीजें भी आपके ऊपर महंगी होंगी, हर चीज महंगी होगी। दूसरी आगे, तीसरी एआई के अंदर जो एडवांसमेंट हो रही है, खड़े खड़े गूगल देख लें आप, अमेजोन देख लें, 6 AM की मेल से 2,000 लोगों को फायर किया जा रहा है। ये लंदन, पेरिस, अमेरिका में हो रहा है। तो अब इस सब को हम मद्देनजर रखकर अपने आप को देखें। मेरा एक ही मैसेज है सबको, आने वाला दौर सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, सर्वाइवल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है, सर्वाइवल ऑफ द इंटेलिजेंट है। तो अब इस सब को देखकर एक तरीका ये एग्जैक्टली तो अब इसमें मुझे हालात ने ना हमें एक ये झटका मारा है। अगर हम ख्वाब गफलत में चलते जा रहे थे, चल रहा है, होगा, अल्लाह मालिक है, जैसा चल रहा है चलता रहेगा, एक बहुत बड़ी सोच है। नो लिटरली सीरियसली, आप बहुत से लोग हैं वो आके मुझसे पूछते, मारिया मुझे समझ नहीं आती मेरा गोल क्या है, आप मुझे बताएं मेरा गोल क्या होना चाहिए। बहुत से लोगों को उनका गोल ही नहीं पता, वो जिंदगी में क्या चाहते हैं उन्हें ये भी नहीं पता। तो एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल है, आने वाला जो वक्त है बहुत अनस्टेबल है, और उस अनस्टेबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट, इंटेलिजेंट और जो आसाबी तौर पे साइकोलॉजिकल, इमोशनल और फिजिकली स्ट्रांग होगा वही इस सब को सरवाइव कर सकेगा। दैट्स द ओनली वे। सो अब उसमें के लिए क्या करना है, बात इवेंचुअली आती है। इस सारे सिनेरियो में मैं देखूं, सबसे पहले जिस्मानी सेहत आपकी ठीक होएगी तो आपकी आसाबी सेहत ठीक होगी, और कोई और तरीका नहीं। आप समझ रहे हैं कि कुछ शॉर्टकट्स का दौर नहीं रह गया। अगर मैं इसको रिलीजन को भी बीच में ले आऊं, तो अगर आप थोड़ा सा सोचें, अल्लाह हमें कहता कि पता है क्या, तुम क्या करो कि मेरी इबादत करने के लिए किसी घर के कोने में ऐसे करके बैठ जाओ, या ऐसे करके बैठ जाओ, या किसी तरीके से बैठ जाओ और मेरे से इबादत करो, लॉ लगाओ। आप गौर करें, हमारी नमाज, हमारा उम्रा, हमारा हज पहले फिजिकल एक्टिविटी है, एफर्ट, बिल्कुल। उस फिजिकल एक्टिविटी के दौरान मेरे से लॉ लगाओ, फिजिकल एक्टिविटी करते हुए। तो सो दिस इज, उसके बगैर आप ठीक नहीं हो सकते। तो फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करें, अपने आप को अपनी जिस्मानी सेहत को करें कि कल को अगर आपको गाड़ी बंद करनी पड़ जाए लेट्स से, तो आपको चलना तो आता हो, मरकज तक जाना आता हो, ये वाली चीजें भी दुरुस्त है। अच्छा मारिया, ठीक है, फिजिकली एक्टिव होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ ये जो हमारी डाइट है उसका बेहतर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस पे हम हमेशा आपसे बात करते हैं। लेकिन अब जो सिचुएशन है, इन हालात में हर कोई जो वो एक्सपेंसिव डाइट है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, और अब तो हर चीज़ ही एक्सपेंसिव हो गई है, क्योंकि आपने वो दुरुस्त बात की कि जब फ्यूल प्राइसेस बढ़ती हैं तो उसके साथ हर चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है। ऐसे में इस चीज़ को मैनेज कैसे करना है, और क्या क्या इंपॉर्टेंटली ऐसी चीज़ें हैं जो डाइट में जिनका हमें इंटेक बहुत ज़रूरी करना है इस ख़ास तौर पर इन हालात में जिनमें हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी के पेशेंट्स होते जा रहे हैं? सबसे पहले अपने ऊपर एक करगन लगा लें, एक रूल लगा लें कि मैंने जो इतनी मेहनत से पैसा कमाया है, मैंने उससे कोई ऐसी चीज़ नहीं खरीदनी जो मेरे लिए नुकसानदेह है, जिससे मुझे नुकसान होता है। तो हर किस्म का टॉक्सिन छोड़ दें, ये कुकीज़, क्रीम, ये सारे पैकेज फूड्स, इस सब को छोड़ दें। अच्छे खासे महंगे मिलते हैं ये। मैं बताऊं सीरियसली, इस सारे असना में जब ये प्राइस भी बढ़ी, उसी वक्त अम्मी ने मुझे कहा कि जाके प्लान ग्रोसरी करनी है, तो मैंने कहा आप छोड़े, मैं करूँगी। तो मैं लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ ये काम करते हुए। लोगों ने
कुछ चेंज नहीं किया अपने ये तो तरीकों है, को। that we can see। एक तबका ये है कि कोई चेंज नहीं किया, ठीक है, डबल पैसा दिया, प्राइसेस इंक्रीज के बाद भी गंद खा रहे हैं। आप जब ये गंद खा रहे हैं ना, आप अगर आप टेस्ट के अंदर फंस गए, अगर आपको जायके चाहिए ना, तो आप एक तो कोई भी चीज़ खरीद के, बिस्किट्स लेके, कुकी लेके, चिप्स लेके, आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने लिए बीमारी खरीद रहे हैं। दूसरा मरहला क्या आएगा, आप बीमार होंगे, आपको अस्पताल जाना है, वो आप कैसे अफोर्ड करेंगे। बहुत अच्छा है कि आप इसको सब कुछ को कट करें, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें, सब्जियाँ, फल, दालें, उस पे आ जाएं, कम तेल में बनाएं। आपका तेल का जितने लोग मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हमारा तो तेल का 10 किलो का तेल ला रहे हैं। हमारा स्टैंडर्ड जो खानदान होता है ना, वो 10 किलो का 5 से 10 अच्छा, किलो ये जो का 10 किलो तेल से मुझे याद आया कि घर में जो इस्तेमाल होता है वो अमूमन वो तली हुई चीज़ों के लिए भी बहुत इस्तेमाल होता है, वो ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी। एग्जैक्टली, दिस इज माई स्टैंडर्ड क्वेश्चन। आई आस्क कितना किलो तेल आता है महीने का, तो 10 किलो तक आता है स्टैंडर्ड हर घराने में। ये मैं आम अपर क्लास की बात नहीं कर रही, मैं मीडियम क्लास की बात कर रही हूँ। और वो कम हो जाएगा आपका महीने में 1 लीटर तेल के अंदर। कंजूसी के साथ तेल के ऊपर कंजूसी करें, चीनी के ऊपर कंजूसी करें, और उस कम तेल में और 0 चीनी के अंदर खाना खाएं। अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि दूसरा मरहला ये आपने बीमार होना है। और अब एक विजिट आपका अस्पताल का 50-60-70 हज़ार से शुरू होगा और वो जाएगा अब लाखों में। सो वेकअप कॉल है वही 50-60-70 हज़ार अपनी सेहत पर लगाएं, फलों पर लगाएं, अच्छे खानों पर लगाएं। बिल्कुल मारिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल अच्छी तजवीज़ दी है। और मारिया का ये भी कहना है कि जनाब हरकत में बरकत है, बैठे मत रहिए। आप उस दौर में नहीं हैं जहां पर आराम से बैठ कर सब कुछ मिल जाता था और लोगों को फलसफा आप झाड़ते रहते थे। फलसफे वाला वक्त गया, आप काम करना शुरू करेंगे तो ही सब कुछ मिलेगा। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। बहुत खूब, शानदार शानदार। जनाब आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं नूरुल हुदा और मोहम्मद शहरयार। एक गिटार बजाती हैं, दूसरे फ्लूट पर हैं, और क्या शानदार मौसीकी है। हमने सोचा कॉम्बो भी देखे ना कि कैसा आप एक ईस्टर्न जो है वो म्यूजिक बजाते हैं, दूसरे जो है वेस्टर्न, तो दोनों का इम्तिजाज बड़ा खूबसूरत है। बात कि ये दोनों बहन भाई हैं। आपने देखा ना कितना चर्चा है ऐसी बातों का कि जंग लगी हुई है, और उसके बाद हमारे साथ हमने कहा मौसीकी का तड़का बहुत ज़रूरी है। तो बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नूर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। गिटार कब से बजाना शुरू किया आपने? गिटार जब मैंने लाहौर में आई, असल में मैं चकवाल से बिलोंग करती हूँ, और मैंने यहाँ पे NCA नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से बैचलर किया म्यूज़िक में। राइट। सो जब मैं यहाँ पे आई, उससे पहले मैं सिर्फ वोकल्स करती थी। जब मैं यहाँ आई तो मुझे बाकी पता चला कि ओके आई कैन प्ले पियानो, आई कैन प्ले गिटार। सो वहाँ आकर मैंने स्टार्ट किया गिटार प्ले करना। सो अब मुझे 3 या 4 साल हो गए हैं जो मैं बजा रही हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, और शहरयार, आपको कितना टाइम हुआ? आप नूर से इंस्पायर हैं या फिर नूर कहीं आपसे इंस्पायर हुई हैं? क्या ये सीन क्या है, ये तो बताएं ना। 2019 में हमने स्टार्ट कर दिया था। मेरे सर थे तो उनको देख के मुझे शौक़ हुआ फ्लूट का। फ्लूट यूनिक इंस्ट्रूमेंट है। एक तो इसमें चीज़ है मींट, वो बाकी गिटार में वो नहीं है। एक नोट से दूसरे नोट पे शिफ्ट करना बहुत स्मूथली। इस वजह से मुझे पसंद थी फ्लूट। 2019 में शुरू की
और इंस्पायर जैसे आपने कहा है हम एक दूसरे से होते ही रहते हैं। हाँ। तो कभी मुझे इनकी कोई चीज़ अच्छी लग जाती है और इनको मेरी। नहीं तो फैमिली रिस्पांस कैसा था कि दोनों को म्यूज़िक का शौक है? यूजुअली हम देखते हैं थोड़ा सा अम्मा अब्बा कहते हैं कि भाई पढ़ो, अभी क्या कर रहे हो, ये सब छोड़ दो, तो ऐसा कुछ फेस करना पड़ा या फैमिली की सपोर्ट आपको थी? फैमिली बहुत सपोर्ट कर रही है। मेरा छोटा भाई है वो भी फ्लूट बजाता है, वो अभी 10th में एग्ज़ाम दे रहे। अच्छा, आपको लगता है लोग गिटार की तरफ ज़्यादा और फ्लूट वगैरह की तरफ, बांसुरी की जानिब कम है? हालांकि जो मौसीकी हमें बांसुरी से जो लगाव हमारा, जो कल्चर लगाव हमारा ज़्यादा है वो बांसुरी की जानिब है। हमारा कल्चर में जो पहले लिखे हुए जो हमने देखे हैं बहुत सारे, तो उसमें भी बांसुरी मौजूद है। तो आपको उससे इंस्पिरेशन मिली या किसी ने आपको गाइड किया इस सवाल से? अच्छा, मेरे सर थे दादा बू के दोस्त, तो वो इंग्लिश के प्रोफेसर थे। उनको देख के मुझे ज़्यादा हुआ, बचपन से उनको मैं देख रहा था फ्लूट बजाते थे, तो इस वजह से मुझे। और जैसा कि आपने कहा कि फ्लूट की तरफ लोगों का रुझान कम है, तो बिल्कुल ऐसे ही है। गिटार की तरफ हर कोई जा रहा है, हारमोनियम की तरफ। एक इसमें चीज़ ये भी मुझे ऐसा लगता है कि सिखाने वाले इंस्ट्रूमेंट को बहुत कम रह गए हैं, जिस वजह से ये भी है। गिटार इजीली मिल जाता है, फ्लूट नहीं मिलती। बिल्कुल, ये बात आपने ये रीज़न हो सकती है। और भी नायाब हो गए हैं। हाँ, ऐसा ही है। अच्छा नूर, हमने सुना है कि आप वोकलिस्ट भी हैं इसके साथ साथ, तो अब ज़रा हम बगैर किसी तवक्कुफ़ के चाहेंगे कि हमारी ऑडियंस को आप कुछ सुनाएं भी। आप ज़रूर ज़रूर।
जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। नूर, मोर पावर टू यू। आप बेहतरीन गुलकारी करती हैं, आपको ये कंटिन्यू इसी तरह से रखना चाहिए, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट के साथ नहीं मुंसलिक रहना चाहिए। और जो कॉम्बो है आप दोनों का, बहन भाइयों का, बहुत ही खूबसूरत है। तो मोर पावर टू यू। जैमिंग सेशंस भी होते रहते हैं आप लोगों के? जी, बिल्कुल। तीनों बहन भाई मिलके? जी जी बिल्कुल, हम तीनों साथ ही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जैमिंग्स करते रहते हैं और काफ़ी मज़ा आता है। एक दूसरे को सीखने सिखाने का भी सिलसिला चलता है? बिल्कुल बिल्कुल। अब तो मुझे लगता है कि जब से हम एक्चुअली जा रहे हैं सर हनीफ खान के संग, तो वो काफ़ी अच्छे फ्लूटिस्ट हैं और मतलब उस्ताद जी हैं हमारे, अब उनकी शागिर्दी में। वैसे अमूमन ख़वातीन को बड़ा मसला होता है सिर्फ मौसीकी की जानिब आने में, ऊपर से गिटार भी आपने बजाया, तो ये और भी डिफ़िकल्ट नहीं था आपके लिए? जी आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इंटरेस्ट इतना ज़्यादा था तो मुझे सब, और उसके बाद फिर मैं जब NCA में गई तो मुझे वो इतना ज़्यादा सब इंस्ट्रूमेंट अच्छे लगना शुरू हुए और मुझे मेरे अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा आ गई कि मुझे सब कुछ। और उसके साथ फिर आपको सपोर्ट भी मिली फैमिली की, तो वो सबसे बड़ी अच्छी बात है। एग्जैक्टली, और एक्सप्रेसो है ही प्लेटफॉर्म टैलेंट के लिए। बहुत शुक्रिया नूरुल हुदा और मोहम्मद शहरियार हमारे साथ मौजूद थे। इतना खूबसूरत दोनों बहन भाई बजाते भी हैं, गाते भी हैं, तो हमने कहा आपसे मुलाकात ज़रूरी है। अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब वक्त हुआ है PSL के हवाले से हमने बात करनी है। PSL में मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लेडिएटर्स को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है। कदाफी स्टेडियम में खेले गए मैच में अगर हम बात करें तो मुल्तान सुल्तान्स की टीम ने तीसरी कामयाबी अपने नाम कर ली और कोयटा ग्लेडिएटर्स की 4 मैचेस में ये तीसरी शिकस्त थी। और सिचुएशन कुछ यूँ बनी, मुल्तान सुल्तान से 168 रन का जो हदफ था वो 6 विकेटों पर 18वें ओवर में पूरा कर लिया। साहिबजादा फरहान 32 रन बनाकर आउट हुए, जोश फिल्पे 18 रन बना सके। इसके साथ साथ दीगर प्लेयर्स ने भी अपनी अपनी एफर्ट ज़रूर की। और अगर हम बात करें लाहौर के पहले मरहले का आखिरी मैच आज जो है वो मुल्तान सुल्तान्स और पिंडीज़ के माबैन होना है। लाहौर में इब्तदाई मरहले का जो है वो आखिरी मैच है जो आज खेला जाएगा। लेट्स सी कि ये आज का मैच कैसा होता है। और फिर 8 अप्रैल से ये जो मैचेस हैं वो कराची में चले जाएंगे। पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल को भी हम डिस्कस करेंगे। मैं ज्वाइन कर चुके हैं सैयद मोहम्मद उवैस, स्पोर्ट्स तज्जियाकार, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग उवैस, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। अब सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मुल्तान सुल्तान्स की जो एक स्ट्रीक चल रही है जीत की, आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं इसका? हाँ, देखें स्ट्रीक अपना चल रही है। मैं सबसे पहले कप्तानी के ऊपर आना चाहूँगा। मुझे पता है बहुत से लोग एक बात करते हैं कैस्टन टर्नर कप्तान क्यों हैं और स्टीवन स्मिथ को कप्तान क्यों नहीं बनाया गया। आप अगर दोनों मैचेस के अंदर देखें, खास करके जो पिछला मैच था जिसके अंदर 20 रन से इनको शिकस्त हुई, बड़ा एक हाई स्कोरिंग आपको पता लाहौर वाला मैच था 13 ओवर्स में, तो वो बताया कैस्टन टर्नर कप्तान क्यों है, क्योंकि उनके बेल्ट के नीचे बिग बैश के बहुत से अपना अवार्ड्स हैं। पर्थ स्क्रॉचेस के वो कप्तान हैं, वो टाइटल जीत भी चुके हैं, डिफेंड भी कर चुके हैं, उस टाइटल को बैक टू बैक फाइनल्स भी खेल चुके हैं, तो बड़ा एक एक्सपीरियंस लेके आते हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा एक फायदा ये है कि जो उनके स्टार प्लेयर हैं स्टीवन स्मिथ, वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। कल भी उनकी जो इनिंग्स थी 53 उन्होंने 35 में बनाया। वो जो ऑस्ट्रेलियन एक माइंडसेट होता है कि किसी भी कंडीशन को जाके वो मैच किस तरीके से करता है, वो स्टीवन स्मिथ हैं। जिस तरीके से वो खेल रहे हैं पूरी अपना, अगर आप पूरी पाकिस्तान करें, साहिबजादा फरहान बड़ी आपको अच्छी नॉक में नजर आती हैं। लेकिन एक अनसंग हीरो की बात करना चाहूंगा, शान मसूद की। आपको याद हो जो वर्ल्ड कप था जिसके अंदर पाकिस्तान फाइनल्स तक पहुंचा था, जो इंग्लैंड में अनफॉर्चुनेट शाहीन को इंजरी हुई थी फाइनल्स के अंदर, ही वाज द मेन स्कोरिंग गाय फॉर पाकिस्तान। T20 में उसके बाद उन्होंने कोई T20 मैच नहीं खेला, लेकिन जो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर अभी तक उन्होंने इनिंग्स खेली है, तो शायद उनके साथ ज्यादती, जो कि टैग लगाया जाता है कि टेस्ट बॉल या वाइट बॉल का क्रिकेटर है, T20 में कुछ कर नहीं सकते, टेक्निकली कितने साउंड है वो कल भी और इससे पिछले मैच के अंदर भी आपने देखा 44 कल भी उन्होंने किया 30 गेंदों में, जो एग्रेसिव अप्रोच के साथ है। तो एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर देम। बॉलिंग यूनिट की बात करें, उनके पास पेस बैटरी में पीटर सिल जिस तरीके से अपना लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं, सो अभी तक उनका बड़ा एक जबरदस्त एक कॉम्बिनेशन चल रहा है। अच्छा, इसके ऑपोजिट अगर हम कोयटा की कर रहे हैं बात, तो ओपनर्स हमें नाकाम दिखाई दिए, फिर साउथ की जो 50 थी वो भी टीम को फायदा नहीं पहुंचा सकी। उधर नाकामी की वजह क्या लगती है आपको? देखिए फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है कोयटा ग्लैडिएटर्स के। अगर आप डगआउट की बात कर लें तो सबसे बड़ा एक मसला ये कि आपके पास एज सच कोई बेंच लाइनअप पे स्ट्रॉन्ग नेम्स मौजूद नहीं है। कल भी आपने इतनी हबड़ा दबड़ी थी कि ख्वाजा नाफी को मैं खुद कहता हूँ कि ओपन या आपने वन डाउन खिलाना है, क्योंकि टॉप ऑर्डर का बैट्समैन उसको मिडल ऑर्डर में आप ज़ाया कर रहे हैं। कल आपने उसको ऊपर खिलाया, वो परफॉर्म नहीं कर सका। शुमाइल पे
बहुत ज़्यादा आपको पता है रिलक्टेंसी होती है, उसकी परफॉर्मेंस थी नहीं। फिर उसके बाद सॉट शकील की बात करें, वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करें, लेकिन बड़ा एक नाम जो रायली रोजोव है, क्योंकि इनके बड़े एक अपना वो इंपॉर्टेंट प्लेयर भी हैं, मुल्तान के लिए कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हैं, वो कोई ऐसा उनकी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही। जेकब की बात करें, कल उसने थोड़ा बड़ा ज़बरदस्त अपना 49 कल स्कोर किया। तो इनकी चीज़ें जो सी हैं, जो बैटिंग अप्रोच के लिए मैं कहता हूँ कि मिक्स एंड मैच इतना कोई अच्छा चल नहीं रहा। वेरस बॉलिंग यूनिट की भी आप बात करें तो उस्मान की बात कर लें और ख़ास करके बरार की बात करें, आप लीथल वेपन है ये 8 ओवर जोन से, और अगर आप मिडल ओवर्स के अंदर अगर आप विकेट ना ले सकें तो वो इनको हर्ट करेगी, और वो कल हर्ट भी हुआ है क्वेटा ग्लैडिएटर्स को। तो बॉलिंग यूनिट के अंदर भी इनको मैं कहता हूँ कि जो एक दानियाल की कल कमी थी वो ज़रूर महसूस हुई है। अब पता नहीं उनका जो सिटी स्कैन है वो कितना क्लियर है, क्योंकि कल उनका मसल जोन सा है वो अब पता नहीं स्पैज़म था या टियर हुआ है, तो देखने वाली बात है कि स्कैन क्या कहते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं होते क्वेटा ग्लैडिएटर्स में तो इनकी बॉलिंग यूनिट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किलात नजर आती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मुल्तान सुल्तान्स की जब हम ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो फिर मुल्तान सुल्तान्स की जो जोड़ी है वो बेहतरीन दिखाई दे रही है हमें। देखिए साहिबजादा फरहान आपको पता है कि कंसिस्टेंटली पाकिस्तान टीम के लिए भी परफॉर्म करते हुए आए हैं। डोमेस्टिक के अंदर उसने परफॉर्म कंसिस्टेंट किया, उसने रिकॉर्ड भी डोमेस्टिक में बनाया था बैक टू बैक 100s का। और जब हम एक बात करते हैं, जब आप डोमेस्टिक को इज्जत देंगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट आपको इज्जत देगी। तो यही चीज़ होती है कि जिस तरीके से फरहान परफॉर्म कर रहा है, कंसिस्टेंटली डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलता है। फिर उसके पास एक अच्छी बात है कि उसके पास एक सीनियर मोस्ट प्लेयर जो उनसे इस वक्त मौजूद है। दूसरे एंड पे स्टीवन स्मिथ की बात करें, जिस तरीके से दोनों वो इनिंग्स को लेके आगे चलते हैं, उनका एक्सपीरियंस है और उन्होंने वो दिखाया भी है कि वो कैसे लेके आगे चल रहे हैं। सिर्फ एक वीक लिंक मैंने कहा ना कि आपको नज़र आता है वो फिलिप का है, जॉस फिलिप की बात करें, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। बड़े अच्छे एक विकेट कीपर बैट्समैन है, एक मैच उन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला अगर मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मौजूद है शील्ड क्रिकेट का बिहाइंड में, तो वो थोड़ा सा एक वीक लिंक है। लेकिन फरहान की बात कर रहे हैं हम, फरहान की बात करें तो जो वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस थी, जो अब PSL में उनकी परफॉर्मेंस है, बड़ी कंसिस्टेंस जा रही है। और आपको लगता है कितना ज़रूरी होता है कि एक बैट्समैन हो, बॉलर हो, वो अपनी फॉर्म को बरकरार रख सके, क्योंकि परफॉर्मेंस के लिए तो शायद इसी चीज़ की ज़रूरत है हमारे तमाम खिलाड़ियों को। जो कभी परफॉर्म करते हैं तो करते हैं, बाकी टाइम तो वो हमें दिखाई देता है कि परफॉर्मेंस उनकी ज़ीरो होती है। देखिए फरहान का मैंने कहा ना कि जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जितना उसने अपने आप को ग्राइंड किया, उस लड़के ने कंसिस्टेंट परफॉर्म करता हुआ आया। 4 डे क्रिकेट की आप बात कर लें, T20 के अंदर आप बात कर लें, मुझे याद है इससे पहले जब 4 डे क्रिकेट की आप बात करते हैं तो उसने बहुत ज़्यादा अपने आप को डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर एंगेज करके रखा। और वही फ़ायदा होता है कि जब आप शॉर्टर फॉर्मेट खेलते हैं, क्योंकि आपको उस क्रंच सिचुएशन से आप निकले होते हो, आपको पता होता है कि मैंने मुश्किल सिचुएशन से कैसे अपने आप को निकालना है। इसलिए हम कहते हैं ना कि जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट की बात आती है, हमारे बहुत से प्लेयर्स हैं जो कि उसको नज़रअंदाज करते हैं। अभी अरफात मिन्हास की आप बात कर लें या उनके भाई की बात कर लें जो इस्लामाबाद के लिए खेल रहे हैं, उन पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि आने वाला फ्यूचर है पाकिस्तान के। लेकिन फॉर मी फिर मैं कहता हूँ कि जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट और खास करके पाकिस्तान शाहीन्स के 2-3 टूर नहीं लगाते, वो थोड़ा सा अपने आप को उस मुश्किल सिचुएशन से ना निकालें, तो आप उनके साथ ज्यादती करेंगे डायरेक्टली आप पाकिस्तान टीम में लेके, क्योंकि प्रेशर भी आने लग पड़ता है। अभी आपको पता बहुत बड़ी बातें इनके बारे में कि जो आने वाले फ्यूचर स्टार हैं, तो प्रेशर भी आता है। और उसके बाद फिर बातें भी वही लोग करते हैं जो पहले प्रेशर डाल रहे होते हैं। अच्छा वैसे आज के मैच की बात करते हैं, इब्तदाई मरहले का आखिरी मैच है, फिर 8 अप्रैल से ये मैचेस कराची जा रहे हैं। मुल्तान सुल्तान्स और पिंडीज़ के दरमियान खेला जाना है आज का मैच। क्या लगता है आपको? ऑलरेडी मुल्तान सुल्तान्स जो हैं उनका कॉन्फिडेंस बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, तो क्या इसका फ़ायदा उन्हें होगा आज के मैच में भी? देखिए फॉर मी मुल्तान हैज़ ऑलवेज बीन फेवरेट, लेकिन मैं चाहूँगा पिंडी आज कुछ करे। देखें पिंडी अगर लाहौर के बाद अगर आप बात करें तो शायद वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स है फ्रेंचाइज की बात करें, क्योंकि उनके पास इतना स्ट्रॉन्ग डगआउट बैठा हुआ है, कॉम्बिनेशन उनके पास मौजूद है, लेकिन समझ में नहीं आ रही आखिर उनके साथ चीज़ें क्या गलत हो रही हैं। यूटिलाइज नहीं कर पा रहे अपने प्लेयर्स को, क्योंकि अगर अब नहीं परफॉर्म करेंगे तो फिर लग रहा है कि हैदराबाद और पिंडीज जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक 7वें नंबर पर है और एक 8वें नंबर पर है। आप ऑलमोस्ट इस वक्त टूर्नामेंट से आप अगर आज का मैच अगर आप हार जाते हैं तो आप ऑलमोस्ट इस टूर्नामेंट से आप बाहर हो जाते हैं। ये तो प्रेशर इनके ऊपर होगा। मसला ये कि आप 3-4 प्लेयर्स के ऊपर रिलाई करके कि हमें मोहम्मद आमिर की बात कर लें, आप रिजवान की बात कर लें, मिचेल की बात कर लें, तो 2-3-4 ऐसे प्लेयर्स हैं कि हमें टूर्नामेंट जितवा देंगे, तो शायद आप गलत करें। सबसे बड़ा एक इशू ये है कि आई नो नॉट अगेंस्ट रिजवान, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्लासमैन, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आपकी परफॉर्मेंस की वजह से टीम जो सी है वो ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। आप जो आपकी परफॉर्मेंस है उसकी वजह से मिडल ऑर्डर आपका पैनिक के अंदर आ जाता है, क्योंकि आपका ऊपर से पावर प्ले अच्छा लग नहीं रहा, जल्दी आउट हो जाते हैं। फिर नीचे जब आप कहते हो कंटिन्यूटी की वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो आपके पास बड़ा एक अच्छा ऑप्शन अब्दुल्ला का मौजूद है, उसको आप 1 डाउन खिला रहे हो, टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, उसको आपने 5वें नंबर पे भी खिलाया है। सैम बिलिंग्स आपके पास मौजूद है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि
आप अगर थोड़ा सा फ्लक्चुएट इस चीज़ को करते हो, आप अपने टॉप ऑर्डर बैट्समैन को, रिजवान खुद मिडिल ऑर्डर के अंदर बैटिंग करने आ जाए, तो शायद पिंडी की मोमेंटम थोड़ा सा आपको चेंज नजर आए। लेकिन पिंडी के जो हालात इस वक्त लग रहे हैं, मैंने कहा मेरा दिल तो कहता है कि आज पिंडी की टीम जीते, लेकिन मुश्किल लग रहा है इसको। मुश्किल लग रहा है। मुल्तान सुल्तान सिर्फ एक ही मैच हारा है और पिंडीज अपने तमाम तर मैचेस हारता चला आ रहा है। बहुत शुक्रिया अवैस, आपने इस वक्त तबसरा पेश किया। इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन जो हैं PSL देख रहे हैं, पूरी दुनिया की नज़रें PSL की जानिब है, देख रहे हैं क्रिकेट को और इन्जॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि बड़े हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं जो अगला मरहला है कराची में जो होने वाला है उसमें भी हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिलेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। आगाज़ में हमने मौसम की कुछ बात की थी, कुछ खुशखबरी भी आपके साथ शेयर की थी। NDMA की आज से 10 अप्रैल तक बारिश, आंधी, यालाबारी की पेश गोई है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद, पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, GB में बादल बरसेंगे और सिंध में भी 7 और 8 अप्रैल को बारिश, आंधी, यालाबारी एक्सपेक्ट की जा रही है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और लैंड स्लाइडिंग का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। हमने कहा इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, जो नया स्पेल आया है। बात करेंगे, मैं ज्वाइन कर चुके हैं इरफान विर्क साहब, डायरेक्टर महकमा मौसमियात हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो नया स्पेल दाखिल हो रहा है आज से, इसके हवाले से ज़रा डिटेल्स बताइएगा। अच्छा, ये जो स्पेल है ये कल शाम से जो है ना वो बलूचिस्तान में दाखिल हो चुका है। उसने बलूचिस्तान में कुछ इलाकों में बारिश की है, जैसे कलात में 21 मिलीमीटर तक बारिश जो है ना रिकॉर्ड की जा चुकी है। अभी ये वाला स्पेल आज जो होगा, आज सिंध के कुछ इलाकों में बारिश करेगा और इसके अलावा शुमाल मशरकी बलूचिस्तान के इलाके होंगे, यहाँ पर मज़ीद बारिश होगी। और 7-8 तारीख को ये जो है ना बलाई इलाकों पर भी आ जाएगा, जिसमें बलाई पंजाब के इलाके होंगे, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खिता पठवार, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इसके साथ जो आपका मरी और गलियात में भी इसमें हम मूसलाधार बाज़ इलाकों में बारिश देख रहे हैं। इस बारिश के बायस जो पहाड़ों पर जो है ना वो लैंडस्लाइडिंग का खदशा है, जैसे कि मरी, गलियात और इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा के जो पहाड़ी इलाके होंगे और गिलगित बल्तिस्तान के जो। बिल्कुल ठीक है। इरफान साहब, ये भी बताइएगा कि स्पेल्स को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है, क्योंकि पहले पेश गोई थी कि 5 तारीख तक ये स्पेल जो है वो बरसता रहेगा और फिर अब ये बताया गया कि 10 तारीख तक बरसता रहेगा। किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं आप? देखिए, ये बेसिकली जो मगरबी हवाओं के सिलसिले हैं वो मेडिट्रानियन सी पे बनते हैं और मूव करके जो है मशरक़ की तरफ आते हैं। अब इसमें साइंटिफिकली जो है एक ट्रफ होती है या एक हवा का कम दबाव होता है, जिसको जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं उसको वॉच करते हैं, देखते हैं कि ये कहाँ तक ये मूव कर रहा है। अच्छा, अब जैसे जो पिछली ट्रफ जैसे ही ये हमारे एरिया से गुजरी, साथ ही जो है ना वो दूसरी ट्रफ जो है ना वो इसके साथ आ गई है, ताकि दरमियान में बाज़ औक़ात आता है एक हाई प्रेशर एरिया जो कि चंद दिन रहता है। लेकिन इस बार जो एक गैर मामूली चीज़ है कि एक ट्रफ गुजरती है, साथ ही दूसरी ट्रफ जो है ना उससे मुंसलिका आ जाती है। तो ये 4 तारीख तक जो है ना ये जो पिछला स्पेल था इसने मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की। 5 को जो है ये काफ़ी हद तक निकल चुका था और ये 6 तारीख को एक नया स्पेल जो है ना हुआ है। राइट। और अब इरफान साहब, इसके बाद यानी 10 अप्रैल तक कहा जा रहा है ये स्पेल चलेगा, कंटिन्यू रहेगा। इसके बाद भी कोई नया स्पेल आने की पेश गोई है, एक्सपेक्ट किया जा सकता है? देखिए जी, होपफुली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो स्पेल गुजरेगा उसके बाद इंशाल्लाह एक जो है ना इस जो गैर मामूली बारिशों का एक तसलसल चल रहा था, इसमें जो है ना वो कमी आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। इरफान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें आगाह करने के लिए। और जनाब आगाह रहिए, अगर आपके कोई ट्रैवल प्लान्स हैं तो उनको रोक लीजिए। लैंडस्लाइडिंग का खदशा है, जब बारिशें होती हैं तो ख़ास तौर पर जो शुमाली इलाका जात हैं वो बड़े वनरेबल हो जाते हैं, तो एहतियात कीजिएगा। बिल्कुल। इसी के साथ हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।